रिएक्शन स्कीम की बेस पे हमने केमिकल रिएक्शन को 3 क्लासेस में डिवाइड किया था। यानी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो स्कीम के लिहाज से 3 किस्म के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपोजिंग रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शंस, कंजक्टिव रिएक्शन। हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बी में जा रहा है, इसके लिए रेट कांस्टेंट KF है, इसके लिए रेट कांस्टेंट KE। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं या अपोजिंग रिएक्शंस कहलाते हैं। और ये कि अगर A कोई रिएक्टेंट है वो किसी एक रूट से प्रोडक्ट B में जा रहा है, जबकि वही रिएक्टेंट एक दूसरे रूट से प्रोडक्ट C में जा रहा है। इसके लिए रेट कांस्टेंट सपोज K1 है, इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 है। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक रूट से एक अलग प्रोडक्ट बना रहे हों, जबकि वही रिएक्टेंट एक दूसरे रूट से सेम रिएक्शन वेसल के अंदर एक दूसरी प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हों, ऐसे रिएक्शंस पैरेलल रिएक्शंस कहलाते हैं। हमने अपोजिंग रिएक्शन की काइनेटिक्स को डिस्कस किया है, हमने पैरेलल रिएक्शंस की काइनेटिक्स को भी डिस्कस कर लिया है। एक तीसरी रिएक्शन की टाइप है जिसमें मैं सपोज करता हूं कि A मेरे पास एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट B में जा रहा है और B जो है वो फर्दर प्रोडक्ट C में जा रहा है। A जो है वो B में जा रहा है और B फर्दर C में जा रहा है। A जो है वो आपका रिएक्टेंट है और ये इनिशियली प्रोडक्ट B में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके लिए रेट कांस्टेंट K1 है। ये जो B है ये अनस्टेबल है और ये प्रोडक्ट C में जा रहा है, जिसके लिए रेट कांस्टेंट K2 है। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट अनस्टेबल होती है और वो फर्दर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे रिएक्शन कंजक्टिव रिएक्शंस कहलाते हैं। हम दरअसल कंजक्टिव रिएक्शंस की काइनेटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। काइनेटिक्स ऑफ कंजक्टिव रिएक्शंस हम डिस्कस करना चाहते हैं। हम सपोज करते हैं कि A हमारे पास एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट B में जा रहा है, B अनस्टेबल है और ये प्रोडक्ट C में जा रहा है। इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 है, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। हम सपोज करते हैं कि T0 पर A की इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, B की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है और C की इनिशियल कंसंट्रेशन भी 0 है। A से B का बनना ये भी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है, जबकि B से C का बनना ये भी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर टाइप कंजक्टिव रिएक्शंस हैं। यानी फर्स्ट रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है और जो सेकंड रिएक्शन है वो भी फर्स्ट ऑर्डर है। A आपका रिएक्टेंट है जो कि कंज्यूम हो रहा है, यानी A की कंसंट्रेशन कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि A जो है वो B में जा रहा है, तो B की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अगर B कंज्यूम होकर C में जाएगा तो फिर C की कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। यानी आफ्टर टाइम T हम सपोज करते हैं कि A की कंसंट्रेशन A हो जाती है, B की कंसंट्रेशन स्मॉल b हो जाती है और C की कंसंट्रेशन स्मॉल c हो जाती है। इससे पहले हम A, B और C को कांस्टेंट के तौर पर यूज करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट सिर्फ A0 है। A, B और C जो हैं यहाँ पर वेरिएबल है, यानी इसमें जो कांस्टेंट है वो सिर्फ A0 है, जबकि A, B और C जो यहाँ पर सिंबल हैं ये दरअसल वेरिएबल्स हैं।
क्यों वेरिएबल है? क्योंकि ये ए, बी और सी की अवेलेबल कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम टी, और ये कंसंट्रेशन वेरिएबल है। वेरिएबल है तो ये टाइम डिपेंडेंट होगी, यानी ए की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है वो भी टी का फंक्शन है, बी की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है वो भी टी का फंक्शन है, और सी की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है वो भी टी का फंक्शन है। जब मैं ये कहता हूं कि ए टी का फंक्शन है तो इसका ये मतलब है कि ए टी डिपेंडेंट है। मैं अगर कह रहा हूं कि बी टी का फंक्शन है तो इसका मतलब है कि बी टाइम पर डिपेंड कर रही है और टाइम के साथ ये कंसंट्रेशन चेंज होगी। जब मैं कहता हूं कि सी टी का फंक्शन है तो इट मींस कि सी टी के साथ वेरी करेगी, और ऑफ कोर्स ए अगर आपका रिएक्टेंट है और वो कंज्यूम हो रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जाएगी। बी की फॉर्मेशन होगी तो इसकी कंसंट्रेशन रिएक्शन वेसल में विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जाएगी। सी की कंसंट्रेशन बी टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, यानी ये ए, बी और सी वेरिएबल हैं और ये टाइम का फंक्शन है। हम दरअसल इस रिएक्शन स्कीम में ए को एज ए फंक्शन ऑफ टी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बी को भी एज ए फंक्शन ऑफ टी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और सी की अवेलेबल कंसंट्रेशन को भी एज ए फंक्शन ऑफ टी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये हमारा टास्क है और यही हमने आज के लिए। तो सबसे पहले मैं ए की कंसंट्रेशन को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करता हूं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए as a function of T। ऐसा करने के लिए मैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए लिखता हूं। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए किस पर डिपेंड करेगा? is directly proportional to available concentration of A raised to power 1। 1 क्यों पावर है? मैंने आपको बताया कि A से B की फॉर्मेशन फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है, इसलिए रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A जो है वो A की अवेलेबल कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी मैं रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A को rate of consumption of A को यूं लिखूंगा, it should be equal to a rate constant, यानी A से B की कन्वर्जन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है और अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ A है। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A यूं लिखा जाएगा माइनस dA ओवर dt is equal to K1 into A। क्यों? A की अवेलेबल कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T, उसको मैंने स्मॉल a का नाम दिया है, जबकि ये रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A है। क्योंकि A की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है, इसलिए ये नेगेटिव साइन है। इस मैथमेटिकल रिलेशन को आप देखें तो ये वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसमें a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मौजूद है। इक्वेशन इसलिए है कि इसमें ये वाला साइन मौजूद है, और वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसमें वेरिएबल a और t हैं और उनको सेपरेट किया जा सकता है, इसलिए ये वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल इसमें a और t हैं, वेरिएबल सेपरेट करें और इसको इंटीग्रेट कर दें। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए मैं a को इस तरफ ले जाता हूं और dt को इस तरफ ले जाता हूं, यानी माइनस dA ओवर a विल बी इक्वल टू K1 इनटू dt। मैंने वेरिएबल सेपरेट किए हैं जस्ट, इसका भी इंटीग्रल और इसका भी इंटीग्रल। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स हैं, जिनमें एक रूल ये है कि
इंटीग्रल ऑफ dx जो है वो x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। एक दूसरा रूल ये है कि 1/x into dx का जो इंटीग्रल है वो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है। आप जानते हैं कि ये फार्मूला उस वक्त वैलिड होता है जब इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर मौजूद हो। तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं। यही दो रूल मैं इस पर अप्लाई करने लगा हूं। यानी हम लिखेंगे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू k1 इंटू t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो भी है। यानी a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a 1 था, वो इसके ऊपर मौजूद है, तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग लिखते हैं और ये इंटीग्रल ऑफ dt है, तो ये इस फार्मूले के मुताबिक सिर्फ t रहेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आप जानते हैं कि हम इनिशियल कंडीशन यूज करके निकाल सकते हैं। इनिशियल कंडीशंस क्या थी? आप जानते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं ये इनिशियल कंडीशंस हैं। जब t 0 है तो a क्या है? a नॉट है। ये कंडीशन आप ऊपर अप्लाई कर दें। When t is equal to 0 then a is equal to a नॉट। ये कंडीशन आप अप्लाई करें तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट will be equal to t 0, तो ये वाली टर्म 0, तो कांस्टेंट की क्या वैल्यू आई? माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट। कांस्टेंट की ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में यहां पर पुट करें। ये वैल्यू यहां पर पुट करें तो ये ऊपर वाला रिलेशन यूं लिखा जा सकता है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू k1 इंटू t माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। अगर मैं माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला एक्सप्रेशन यूं बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू माइनस k1 इंटू t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप देखिए, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें ये लॉग ऑफ a डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये t इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये इस प्लॉट की स्लोप m है और ये इस प्लॉट का इंटरसेप्ट c है और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप एक्सप्रेशन है। लेकिन इस प्लॉट की स्लोप नेगेटिव है, ये एग्जैक्टली आर्हीनियस टाइप एक्सप्रेशन है। आपने जब आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ी थी तो आपने इस तरह का ग्राफ ड्रा किया होगा जिसमें स्लोप नेगेटिव थी। यानी अगर मैं log ऑफ a को एज ए फंक्शन ऑफ t प्लॉट करता हूं तो ये प्लॉट यूं बनेगा, इधर t जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इधर नेचुरल लॉग ऑफ a जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो प्लॉट है ये यूं बनेगा। इस प्लॉट का जो इंटरसेप्ट है यानी यहां से लेकर यहां तक, ये नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट होगा। इस प्लॉट की स्लोप किसके इक्वल होगी? माइनस k1 के इक्वल होगी। यानी इस प्लॉट की सिग्निफिकेंस ये है कि इस प्लॉट की स्लोप से k1 की वैल्यू निकाली जा सकती है और इस प्लॉट के इंटरसेप्ट से a नॉट की वैल्यू निकाली जा सकती है। यानी स्लोप से आप k1 कैसे निकालेंगे? k1 विल बी इक्वल टू माइनस इनटू स्लोप, स्लोप को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k1 की वैल्यू आ जाएगी। जबकि आपने लिखा है कि नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट इज इक्वल टू इंटरसेप्ट है, तो a नॉट किसके इक्वल होगा? e रेज टू पावर इंटरसेप्ट। यानी इंटरसेप्ट का एंटी लॉग लेंगे तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं दरअसल इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रीअरेंज करना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसको मैं रीअरेंज करना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a डॉट को दूसरी साइड पर ले जाएं, प्लस हो जाएगा
natural log of a naught minus natural log of a is equal to k1 into t. इस पर आप फार्मूला अप्लाई करें. Natural log of a naught over a will be equal to k1 into t. ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जिसमें ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये t इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये इस प्लॉट की स्लोप m है और ये y इज इक्वल टू mx टाइप एक्सप्रेशन. इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लॉट बनाएं तो प्लॉट को स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और ओरिजिन से पास करना चाहिए. यानी नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट ओवर a versus t should be a straight line passing through the origin, and slope of the plot can be used for determination of rate constant k1. इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से और भी बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन ली जा सकती है. फॉर एग्जांपल आप इसको रीअरेंज करें और यहां से k1 अगर निकालें, k1 को इधर रहने दें, t को दूसरी साइड पर ले जाएं. 1 over t natural log of a naught over a. लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस है, तो k1 के क्या यूनिट आएंगे? पर सेकंड आएंगे. यानी k1 के यूनिट निकाले जा सकते हैं, और अगर k1 के यूनिट पर सेकंड है तो इट मींस कि a से a का b में कन्वर्ट होना वो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है. इससे एक और यूजफुल इंफॉर्मेशन ली जा सकती है. फॉर एग्जांपल आप a का जो हाफ लाइफ पीरियड है उसके लिए रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, और वो रिलेशन कैसे डेवलप किया जा सकता है? वो रिलेशन आप तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन जानते हो. और वो डेफिनेशन क्या है? कि जब रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के इक्वल हो जाए, तब तक जो टाइम लगेगा वो A का हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा. यानी डेफिनेशन ये है, when A available concentration of A becomes equal to half of the initial concentration of reactant, then T is called T half. ये कंडीशन आप इस पर अप्लाई कर दें, जहां A है वहां A नॉट हाफ कर दें, और जहां T है वहां T हाफ कर दें, तो फिर ये वाला रिलेशन यूं बनेगा. यही डेफिनेशन में अप्लाई करने लगा. नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट ओवर A नॉट बाय 2 इज इक्वल टू K1 इनटू T हाफ. इसको रीअरेंज कर लें. नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट ओवर 1 into 2 over A naught is equal to K1 into T half. A naught से A naught cancel, यानी natural log of 2 will be equal to K1 into T half, and T half will be equal to 0.693 over K1. It means कि half life period will be independent of initial concentration of reactant A. आपको याद होगा कि मैंने दरअसल हेडिंग ये लिखी थी कि मैं कंसंट्रेशन ऑफ A को एज ए फंक्शन ऑफ T एक्सप्रेस करना चाहता था, और यही मेरा टारगेट था. यानी मैं A को एज ए फंक्शन ऑफ T एक्सप्रेस करना चाहता था. मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट ओवर A इज इक्वल टू K1 इनटू T. इसको यूं लिखा जा सकता है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट ओवर A इज इक्वल टू माइनस K1 इनटू T. यूं लिख सकते हैं ना, माइनस से मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया. नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट ओवर A रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस K1 इनटू T. यूं भी लिख सकते हैं. लॉग का फार्मूला है कि ये जो कोफिशिएंट है वो लॉग के अंदर जो मौजूद क्वांटिटी है उसके एक्सपोनेंट के तौर पर लिखा जा सकता है. इसको यूं भी लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ
A over A naught is equal to minus K1 into T। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, इसको यूं लिखा जा सकता है A over A naught is equal to E raised to power minus K1 into T, क्योंकि E नेचुरल लॉग की बेस है। इसको फर्दर रीअरेंज करके यूं लिखा जा सकता है A is equal to A naught E raised to power minus K1 into T। इस रिलेशन को जरा गौर से देखिए, इसमें दो चीजें वेरिएबल है, कौन कौन सी? इसमें A वेरिएबल है जो कि रिएक्टेंट A की टाइम T पर कंसंट्रेशन है, अवेलेबल कंसंट्रेशन, और इसमें T वेरिएबल है, और ये A और T के दरमियान रिलेशन है, यानी मैंने A को एज ए फंक्शन ऑफ T एक्सप्रेस कर दिया है। ये मैथमेटिकल रिलेशन आपको बताएगा कि जो रिएक्टेंट A की अवेलेबल कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ किस तरह वेरी करेगी। A की T पर क्या डिपेंडेंस है, इसको जरा समझने। A की T पर डिपेंडेंस को समझने के लिए मैं इसको थोड़ा और रीअरेंज करता हूं, यानी A जो है वो इक्वल है A नॉट ओवर E रेज़ टू पावर K1 into T। अब गौर कीजिए कि अगर मैं T की वैल्यू 0 कर देता हूं तो ये E रेज़ टू पावर 0 1, देन A विल बी इक्वल टू A नॉट। ऐसे ही था कि जब T की वैल्यू 0 थी तब A की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी और वो A नॉट थी। और ये कि अगर मैं T को इंफिनिटी कर देता हूं तो ये इंफिनिटी इनटू K1 इंफिनिटी, E रेज़ टू पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, A नॉट ओवर इंफिनिटी 0, यानी जब T इंफिनिटी होगा तो A 0 हो जाएगा। इट मींस कि रिएक्टेंट A की जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है वो T 0 पर A नॉट है और T इंफिनिटी पर 0 है। आपकी कॉमन सेंस भी यही कहती है कि A रिएक्टेंट है, इनिशियली उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, लेकिन इस कंसंट्रेशन को 0 होने के लिए इंफिनिटी टाइम चाहिए होगा और इंफिनिटी टाइम पर रिएक्टेंट की अवेलेबल कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। मोरओवर अगर मैं यहां से T की वैल्यू को बढ़ाता हूं, अगर मैं T को इंक्रीज करता हूं तो ये वाला फैक्टर इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो ये जो A है ये कम होगा, A T के साथ कम होगा और एक्सपोनेंशियली कम होगा। ऑफ कोर्स A रिएक्टेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होगी और एक्सपोनेंशियली कम होगी। यानी अगर मैं ये कंसंट्रेशन प्रोफाइल बनाता हूं और मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को एज ए फंक्शन ऑफ T प्लॉट करता हूं तो T 0 पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो A नॉट है, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करेगी और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी और T की वेरी वेरी लार्ज वैल्यू पर A 0 हो जाएगा। तो मैंने A को एज ए फंक्शन ऑफ T प्लॉट कर दिया है। ये जो कर्व है ये दरअसल A एज ए फंक्शन ऑफ T है। मैंने कहा था कि मैं A को एज ए फंक्शन ऑफ T एक्सप्रेस करना चाहता हूं और B की अवेलेबल कंसंट्रेशन को भी एज ए फंक्शन ऑफ T एक्सप्रेस। मैंने A को एज ए फंक्शन ऑफ T एक्सप्रेस कर दिया। मेरा अगला टारगेट है कि मैं ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है B, इसकी कंसंट्रेशन B को एज ए फंक्शन ऑफ T लिखना चाहता हूं। तो ऐसा करने के लिए मैं लिखता हूं कंसंट्रेशन ऑफ B एज ए फंक्शन ऑफ T। इसके लिए आप देखिए कि जो B है, B A से पहले बना है, फिर ये कंज्यूम होकर C में गया है, यानी B जो है वो बन भी रहा है
और कंज्यूम भी हो रहा है। तो इसका जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ कंजप्शन के इक्वल होगा। ऐसे ही होगा ना। तो पहले मैं इसका रेट ऑफ बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखता हूं, फिर रेट ऑफ कंजप्शन लिखता हूं, फिर नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखूंगा। पहले इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, उसको मैं आर बी का नाम दे रहा हूं। ये किस पर डिपेंड करेगा? बी का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो ए की अवेलेबल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। यानी आर बी will be directly proportional to the available concentration of B, as available concentration of A। यानी आर बी जो है वो इक्वल होगा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है बी की फॉर्मेशन के लिए? K1, और A की अवेलेबल कंसंट्रेशन को मैंने स्मॉल a का नाम दिया। यही है ना। ये मैंने बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा है। बी कंज्यूम भी तो हो रहा है, तो बी का रेट ऑफ कंजप्शन लिखने लगा। उसको मैं आर सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यानी वो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी होगा, वही रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ बी होगा। आर सी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ बी। जो सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो बी की अवेलेबल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। यानी आर सी विल बी इक्वल टू K1, क्या लिखेंगे? K2, और B की अवेलेबल कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T वो स्मॉल b है। मैंने रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ B भी लिख दिया है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B भी लिख दिया है। क्योंकि B तो बन भी रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है, तो उसका नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B अगर आप लिखते हैं, इट शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B माइनस रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ B। ऐसे ही होना चाहिए ना, नेट रेट तभी निकलेगा। जो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B है उसको मैं dB ओवर dt का नाम दे रहा हूं। जैसे पहले dx ओवर dt अपोजिंग रिएक्शन में आप लिखते थे। RB जो है ये किसके इक्वल है? K1 इंटू A के इक्वल है। RC किसके इक्वल है? K2 इंटू B के। इस रिलेशन को जरा आप गौर से देखें। अगर मैं माइनस K2B को इस तरफ ले जाता हूं तो ये dB ओवर dt प्लस K2B इज इक्वल टू K1 इंटू A हो जाएगा। देख रहे हैं? ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल इसमें कौन कौन से हैं? A भी वेरिएबल है, B भी वेरिएबल है, T भी वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल दो से ज्यादा हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करना मुश्किल होता है। मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं ऐसी फॉर्म में ले जाऊं जिसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल हो। ऐसा करने के लिए मैं यूं करता हूं, इसको रीअरेंज करके यूं लिख देता हूं, dB ओवर dt प्लस K2 इंटू B is equal to K1 A naught e raised to power minus K1 into T। क्या किया मैंने? जो मैंने A की वैल्यू निकाली थी इन टर्म ऑफ T वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं? कौन कौन से? B और T इसमें वेरिएबल है। क्या वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है?
मैथमेटिक्स किसने पढ़ा है? जिन्होंने मैथ पढ़ा है जरा हाथ खड़ा करें। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती हैं। कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता है, वो वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिसमें वेरिएबल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, वो वेरिएबल नॉन सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। ये कौन सी इक्वेशन है? मैथ वाले बताएंगे ये कौन सी इक्वेशन है। ये वेरिएबल नॉन सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करते हैं, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह निकाला जा सकता है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की दोनों साइड पे मैं एक फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूं, और वो फैक्टर ये है मल्टीप्लाई e raised to power k2t on both sides। दोनों साइड्स पे मैं e raised to power k2t से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इसको कैसे लिखेंगे? e raised to power k2t db over dt। मैंने e raised to power k2t से इसको मल्टीप्लाई किया है, और ये इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस e raised to power k2t k2 into b is equal to k1 a naught e raised to power minus k1 into t। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? e raised to power k2t। e raised to power k2t दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है। इसको यूं लिख सकते हैं d over dt e raised to power k2t into b is equal to k1 a naught e raised to power k2 minus k1 into t। क्यों लिख सकते हैं? समझ आ गई? क्लियर है? अगर नहीं समझ आई तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। किसकी समझ नहीं आई? इस वाली साइड की नहीं समझ आई या इधर वाली समझ नहीं आई? इसको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप जानते हैं कि अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते वक्त एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, तो ये e raised to power k2t माइनस k1t होगा, उसमें से t आप कॉमन ले लें तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसकी समझ आ गई? इस तरफ को आ जाए। इसको समझने के लिए आप ये बात जानते हैं कि एक फंक्शन मेरे पास f है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे फंक्शन g के साथ, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है, तो मैं प्रोडक्ट रूल यूज करता हूं, और वो रूल ये है कि फर्स्ट फंक्शन एज सच लिखा जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन लिखा जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज सच लिखा जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन लिखा जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है, आप जानते हैं। यही रूल मैंने उधर अप्लाई किया। मैंने क्या किया है? मैंने यूं किया है कि आप इस वाले फैक्टर को देखिए, इसका
मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ओवर डी टी e रेज टू पावर k टू t इनटू b। इसमें दो फंक्शन मौजूद हैं, एक ये e रेज टू पावर k टू t है और एक ये b है। इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएं तो ये फर्स्ट फंक्शन एज सच e रेज टू पावर k टू t एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन जो कि db ओवर dt होगा प्लस सेकंड फंक्शन एज सच, सेकंड फंक्शन क्या है b और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये याद रखिए कि d ओवर dx ऑफ e रेज टू पावर x जो होता है ना, ये e रेज टू पावर x होता है, यही है ना। यानी आप ये e रेज टू पावर x ही आएगा, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 आएगा। यही वाला रूल आप यहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो ये b तो ऐसा ही लिखा है, मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है e रेज टू पावर k टू t का, तो ये लिखा जाएगा e रेज टू पावर k टू t और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव होगा वो k2 होगा। ऐसे ही है ना। इसको जरा गौर से देखें तो ये यही नहीं है, यही है ना। इट मीन्स कि ये जो है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं और यही मैंने किया है। यानी मेरे पास जो अब एक्सप्रेशन है वो ये है, ये वाला मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। ये मिटा दूं? इसको जरा आप सिंपलीफाई करने की कोशिश करें। ये जो डी टी है डिनोमिनेटर में है, इसको मैं इस तरफ ले जाता हूं, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो यूं बनेगा डी e रेज टू पावर k टू t इंटू b इज इक्वल टू k1 a नॉट e रेज टू पावर k2 माइनस k1 इंटू t इंटू dt। क्या किया मैंने? सिर्फ dt को दूसरी साइड पर ले गया, इसको इंटीग्रेट कर दे, यानी इसका भी इंटीग्रल होगा और इसका भी इंटीग्रल। इसको तो आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्यों कि ये इंटीग्रल है और ये डिफरेंशियल है, तो बाकी यही कुछ रहेगा ना। जबकि इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप ये वाला रूल यूज करेंगे। रूल ये है, फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर x किसके इक्वल होता है? e रेज टू पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल होता है जब e की पावर का डेरिवेटिव इसके आगे यहां पर मौजूद हो। e की पावर x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है 1 है, वो इसके आगे मौजूद है, तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त यही जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वही इधर लिखा जाएगा। जब इसको देखें जरा, e की जो पावर है वो k2 माइनस k1 इंटू t है। इसको इस रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी है कि इसकी पावर का डेरिवेटिव इसके आगे मौजूद हो। इसकी पावर का क्या डेरिवेटिव है? वो k2 माइनस k1 है, तो वो यहां पर मौजूद होना चाहिए। इसको मैं इसको जरा रीअरेंज करता हूं। k1 a नॉट ओवर k2 माइनस k1 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर k2 माइनस k1 इंटू t k2 माइनस k1 इंटू dt।
क्या किया मैंने? फार्मूले की रिक्वायरमेंट पूरी की है, और ऐसा करने के लिए मैंने K2 माइनस K1 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब आप देखिए कि E की जो पावर है उसका डेरिवेटिव K2 माइनस K1 है, वो इसके आगे मौजूद है, तो इसको इस रूल के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। जबकि इसको इंटीग्रेट करने के लिए ये इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर k2t इनटू b है, ये इंटीग्रल है और ये डिफरेंशियल है, ये वैसे खत्म हो जाएगा, तो इधर रहेगा e रेज टू पावर k2t इनटू b इज इक्वल टू k1 a नॉट ओवर k2 माइनस k1 इनटू e रेज टू पावर k2 माइनस k1 इनटू t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इनिशियल कंडीशन यूज करके निकालते हैं। का डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो k2 माइनस k1 भी एक्स हो जाएगा, वो भी आएगा साथ। वो तो ऐसे समझ आ रहा है कि tx है। कोई बात नहीं, मैं ये e रेज टू पावर x है, इसका इंटीग्रल क्या है? e रेज टू पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने कि e रेज टू पावर ax है, इसका इंटीग्रल क्या है? ये वाला फार्मूला यहां पर इसलिए यूज हुआ है कि x का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 है, वो इसके आगे मौजूद है, इसलिए ये फंक्शन एज सच लिखा गया है। अब इस पर आ जाए, e की जो पावर है वो ये है, इसका डेरिवेटिव क्या है? d ओवर dx ऑफ ax, a कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये a है, ये a इसके आगे यहां पर मौजूद होना चाहिए, तो a मैं अपनी तरफ से तो नहीं लगा सकता, उसके लिए फिर मुझे इधर 1 ओवर a लिखना पड़ेगा, इधर e रेज टू पावर ax इनटू a इनटू dx लिखना पड़ेगा। यही मैंने उस केस में किया था। अब आप देखिए, अब चूंकि इसकी पावर का डेरिवेटिव a है, वो इसके आगे मौजूद है, वो डेरिवेटिव इसके आगे मौजूद है, तो इसको इंटीग्रेट करते वक्त e रेज टू पावर ax लिखा जाएगा, फिर ये यूं बनेगा 1 ओवर a e रेज टू पावर ax प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही काम मैंने उधर किया है, समझ आ गई? तो हम करना क्या चाहते थे? हम दरअसल b को एज ए फंक्शन ऑफ t एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये जब मैंने इंटीग्रेशन की तो ये कांस्टेंट अपीयर हुआ, कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल कंडीशन यूज करके निकाली जा सकती है। आपने मुझे बताना है कि इनिशियल कंडीशंस क्या थी। जब t 0 था तब b क्या था? b भी तो 0 था। ये कंडीशन आप इस पर अप्लाई कर दें, जहां t है वहां 0 कर दें, जहां b है वहां 0 कर दें। b यहां पर 0 होगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 0 इंटू e रेज टू पावर k2t। यहां पर t 0 होगा तो ये e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। यही काम मैं इधर करने लगा हूं, इधर 0 हो जाएगा, ये k1 a नॉट ओवर k2 माइनस k1 e रेज टू पावर 0 1 प्लस कांस्टेंट आएगा। मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहता था, then constant will be equal to minus k1 a naught over k2 minus k1। ठीक लिखा है?
कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकाल ली है, ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दें, वैल्यू पुट करें तो आंसर क्या आएगा? ये वाला एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? e raised to power k2t into b is equal to k1 a naught over k2 minus k1 e raised to power k2 minus k1 into t minus k1 a naught over k2 minus k1। इसमें से आप देखें कि ये और ये सेम है ना, तो इनको कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन ले लें, e raised to power k2t into b will be equal to k1 a naught over k2 minus k1। ये रहेगा e raised to power k2t e raised to power minus k1t minus 1। यू लिख सकता हूं मैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये e raised to power k2t minus k1t आ जाएगा, t कॉमन लेंगे तो फिर यही वाली टर्म आ जाएगी ना। जस्ट उसको मैंने एक और फॉर्म में लिखा है, क्यों लिखा है ये मैं बताने लगा हूं। ये जो e raised to power k2t है, इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएं, क्योंकि मैं b को एज ए फंक्शन ऑफ t एक्सप्रेस करना चाहता हूं। देन b विल बी इक्वल टू k1 a naught over k2 minus k1। ये e raised to power k2t e raised to power minus k1t over e raised to power k2t minus 1 over e raised to power k2t। ठीक लिखा है? ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैं दूसरी साइड पर ले गया, तो ये इस टर्म पर भी डिवाइड होगा और इस पर भी डिवाइड होगा, और ऐसा ही मैंने किया है। तो ये k2t और k2t कैंसिल हो जाएगा, जो कुछ बाकी बचता है उसको हम लिख लेते हैं। देन b विल बी इक्वल टू k1 a naught over k2 minus k1। इधर क्या रहेगा? e raised to power minus k1t minus e raised to power minus k2t। इस मैथमेटिकल रिलेशन को देखिए, इसमें भी दो चीजें वेरिएबल हैं। कौन कौन? t और b वेरिएबल है। मैंने b को एज ए फंक्शन ऑफ t एक्सप्रेस कर दिया है। आप जरा सोच कर बताएं कि b की t पर डिपेंडेंस क्या है? बी में साइमल्टेनियसली दो फैक्टर मौजूद हैं। एक वो फैक्टर है जो ये बता रहा है कि टाइम के बढ़ने से बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। एक वो फैक्टर है जो आपको बता रहा है कि यानी एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। एक फैक्टर बता रहा है कि टी बढ़ेगा तो बी की वैल्यू बढ़ेगी, दूसरा फैक्टर बता रहा है कि टी बढ़ेगा तो b की वैल्यू कम होगी। मैथमेटिकली ये बताया जा रहा है। अगर आप इसको क्वालिटेटिवली देखें, आप कॉमन सेंस यूज करें, तो भी इसको समझा जा सकता है कि जो b है वो a से बन रहा है। इनिशियली b बनेगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनिशियली b की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। जब b बनेगा तो कंज्यूम होगा। इट मीन्स कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन में b की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होगी, और लेटर स्टेजेस में जो b की कंसंट्रेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होगी, और b और t के दरमियान जो रिलेशन है
वो एक्सपोनेंशियल रिलेशन ही रहेगा। यानी अगर मैं b को एज ए फंक्शन ऑफ t प्लॉट करता हूं तो ये जो प्लॉट है ये यूं बनेगा। आप नोट करें ये b एज ए फंक्शन ऑफ t है। इनिशियली b की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मैक्सिमम पर जाएगी और फिर कम होना शुरू हो जाएगी। ये जो टाइम है जिस पर B की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है ये T मैक्स कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस शख्स के लिए जो B की फैक्ट्री लगाना चाहता है। B जिसकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसके लिए Tm का जानना बहुत जरूरी है, T मैक्स का जानना बहुत जरूरी है। तो ये T मैक्स कैसे निकाला जा सकता है और B की मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी है वो किस कंडीशन पर कहां ली जा सकती है, ये फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।